जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेमाटोलॉजी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी रेड ब्लड सेल इनक्लूजन्स, या फिर इसको एरिथ्रोसाइट इनक्लूजन्स के नेम से भी जाना जाता है। इनक्लूजन्स क्या है जी? इनक्लूजन बॉडीज़ क्या चीज़ होती है, सबसे पहले ये देखती है। इनक्लूजन बॉडीज़ आर दोज थिंग्स दैट जस्ट अपीयर इन द सेल एंड डू नॉट रियली डू एनीथिंग। ठीक है, यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि सेल के अंदर अपीयर तो हो जाते हैं लेकिन उनका सेल के अंदर कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं होता, बल्कि ये क्या करते हैं कि सेल के अंदर डिफरेंट अबनॉर्मैलिटीज़ काज कर देते हैं। जो उसका नॉर्मल फंक्शन होता है, उस नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म करने में जो है वो रिस्ट्रिक्शन पैदा करते हैं सेल के लिए। ठीक है, दे आर जस्ट इंक्लूड विद इन द सेल फॉर सम पर्पस, और पर्पस इनका ये होता है कि उसके अंदर अबनॉर्मैलिटीज़ काज करते हैं, बेनिफिशियल उसके लिए ये नहीं होते। इंक्लूजन बॉडी बेसिकली जो है वो ज़्यादातर न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म के एग्रीगेट्स होते हैं जो कि सेल के अंदर रह जाते हैं, या फिर प्रोटीन्स वगैरह होती हैं। रेड ब्लड सेल्स के केस में देखें तो रेड ब्लड सेल के अंदर इंक्लूजन्स का प्रेजेंट होना चाहिए एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, यानी कि ये बाकायदा डिजीज़ काज करती हैं जो कि काफ़ी सीरियस किस्म की डिजीज़ भी हो सकती हैं रेड ब्लड सेल से रिलेटेड। ये बॉडी जो है इंक्लूजन बॉडी का एक ये भी होता है कि इंक्लूजन बॉडी जो है वो मेम्ब्रेनियस बॉन्डेड नहीं होती, और ये एज अ स्टोरेज वेसल्स सर्व करती हैं, यानी कि इनके अंदर डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं वो स्टोर्ड हुए हुए होते हैं। ग्लाइकोजिन जो है, जैसे कि ग्लाइकोजिन ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह से ये जो है वो यूज़फुल होती है इंक्लूजन बॉडी जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती हैं। ये इंक्लूजन बॉडी को अंडरस्टैंड करने के लिए ये सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इंक्लूजन बॉडी जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर है ये किस किस टाइप की होती हैं, और उनके होने से या इनके ना होने से जो है वो क्या अफेक्ट होता है रेड ब्लड सेल के फंक्शन के ऊपर। बेसिकली अगर हम इसकी जो है वो बेसिक टाइप्स की बात करें तो इंक्लूजन बॉडी जो रेड ब्लड सेल्स की होती हैं वो बेसिकली 5 टाइप्स की होती हैं। वो है होवेल जोली बॉडीज़, हैंड्स बॉडी, पेपनहैमर बॉडी और बेसोफेलिक स्टिपलिंग्स, देन कबॉट रिंग्स। ठीक है, ये कुछ इंक्लूजन्स बॉडीज़ के नेम हैं जो कि रेड ब्लड सेल के अंदर पाई जाती हैं। अब हम वन बाय वन जो है वो इन सब को देखेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है पेपनहैमर बॉडी। पेपनहैमर बॉडी बेसिकली दीज आर abnormal inclusions of iron found inside the red blood cell on a routine blood stain, यानी कि जो ब्लड सेल के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, अगर वो आयरन जो है वो इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में आ जाए, यानी कि अबनॉर्मैलिटी में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, तो इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में जो है वो रेड ब्लड सेल के अंदर स्टोर हो जाता है। इसको हम पेपनहैमर बॉडी का नेम देते हैं। ये बेसिकली बनती कैसे है? ये फाइगोसोम्स के ज़रिए बनती है। फाइगोसोम्स जो है वो ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आयरन को, इनका बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये आयरन को इनगल्फ करते हैं, लेकिन ये अगर आयरन की एक्सेसिव अमाउंट को इनगल्फ कर लेते हैं तो वो पेपनहैमर इंक्लूजन बॉडी के अंदर चेंज हो जाते हैं। ये बॉडी जो है वो बेसोफेलिक एरिथ्रोसाइटिक इंक्लूजन्स होती है, और ये पेरिफेरल साइड पे जो है वो सेल की पेरिफेरल साइड पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अपीयर कैसे, इनकी शेप कैसे होती है? ये डेंस होती हैं और ब्लू टू पर्पल ग्रैनुअल्स होते हैं जो कि रेड ब्लड के सेल अंदर नज़र आते हैं, और इनकी जो तादाद होती है वो एक सेल के अंदर मोस्टली 1 to 2 होती है। ठीक है, पेपनहैमर बॉडीज जो है ये, इसके अगर हम कासेस देखें तो ये जो रेड सेल डिवीजन होती है, अगर रेड सेल डिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, एक्सेलरेट कर जाए, तो उस सूरत में ये बॉडीज जो है वो फॉर्म हो सकती हैं। या फिर अगर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस जो है वो प्रॉपर ना हो, यानी कि जो आयरन है वो उसके ग्लोबन प्रोटीन के साथ प्रॉपरली अटैच ना हुआ हो, तो उस सूरत में वो जो आयरन है वो इंक्लूजन बॉडी की सूरत में रेड ब्लड के अंदर आके स्टोर हो जाता है। लैब डायग्नोसिस की बात करते हैं, यानी कि इसको हम जो है वो देख कैसे सकते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो है वो राइट और गैम्जा स्टेन जो है वो यूज़ किए जाते हैं इसको देखने के लिए। इसके अलावा प्रशियन ब्लू स्टेन के ज़रिए भी ये आइडेंटिफाई कर ली जाती है। और ऐसे सेल जिनके अंदर पेपनहैमर बॉडीज़ होती है मोस्टली वो जो है वो लेट रेटिकुलोसाइट, यानी कि जब रेटिकुलोसाइट जो है वो बिल्कुल एरिथ्रोसाइट के अंदर डेवलप होने वाला होता है, तो पेपनहैमर बॉडी और उन रेटिकुलोसाइट की जो शेप होती है वो मोस्टली एक जैसी होती है,
लेकिन बाद में इन पे पर्शियन स्टेन लगाया जाता है। पर्शियन ब्लू स्टेन जो होता है वो पेपनहाइमर बॉडी को स्टेन करता है, रेटिकुलोसाइट को स्टेन नहीं करता। इसके अलावा इनको जो है वो रोमन-वॉस्की स्टेन एक होता है, उसके ज़रिए भी जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। रोमन-वॉस्की स्टेन बेसिकली उन ऑर्गेनेल्स के लिए यूज़ किया जाता है जिनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी राइबोसोम्स है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ब्लड सेल्स की मार्फोलॉजी को अगर हम स्टडी करेंगे तो उसके अंदर इनकी जो शेप होगी वो बाकी सेल से थोड़ी अलग होगी, तो मार्फोलॉजी को स्टडी करने से भी इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। या फिर नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट्स होते हैं वो कंफर्म होते हैं कि इतने होंगे ब्लड के अंदर, तो नंबर ऑफ रेटिकुलोसाइट को काउंट करें तो जो एक्स्ट्रा होंगे वो पेपनहाइमर बॉडी के अंदर होंगे। इसके अलावा ब्लड फिल्म बना के उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो स्टेनिंग के जरिए एग्जामिन किया जाए तो भी जो है वो इन बॉडीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब इन बॉडीज़ के ब्लड के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं। स्प्लेनोक्टोमी हो सकती है। स्प्लेनोक्टोमी होता है रिमूवल ऑफ स्पिलन, यानी कि कोई ऐसी डिजीज़ हो सकती है जिसमें जो स्पिलन है वो इस कदर इफेक्टेड हो जाती है कि उसको रिमूव करना पड़ता है। या फिर इसके अंदर हीमोलिटिक अनीमिया हो सकता है, साइड्रोब्लास्टिक अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, जो कि हम अनीमिया के टाइप्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन पैथिस हो सकता है, यानी कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है। जो एग्जैक्ट काज होता है पेपनहाइमर बॉडीज का वो इन डिजीजेस के अंदर अननोन है, यानी कि ये नहीं पता कि इन डिजीजेस को करने में पेपनहाइमर बॉडी का क्या रोल है। लेकिन ये देखा गया है कि जिनके अंदर ये डिजीजेस होती है उनके अंदर मोस्टली ये इंक्लूजन बॉडीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। इस शेप की ये इंक्लूजन बॉडीज होती है, ये आपको नजर आ रहा है। ये हर सेल के अंदर जो है वो छोटे छोटे से पर्पल से डॉट है। ये जो पर्पल डॉट्स है ये बेसिकली पेपनहाइमर इंक्लूजन बॉडीज है। नेक्स्ट है जी हॉवेल जॉली बॉडीज। हॉवेल जॉली बॉडीज जो है ये हिस्टोपैथोलॉजिक फाइंडिंग है, बेसोफिलिक न्यूक्लियर रिमेनेंट्स होते हैं सर्कुलेटिंग एरिथ्रोसाइट्स के अंदर, यानी कि एरिथ्रोसाइट के अंदर बेसोफिल के न्यूक्लियस के जो बाकी बचे हुए जरिए होते हैं, ज़रात होती हैं, वो हॉवेल जॉली बॉडीज बना देती हैं। इनको जो है वो माइक्रोन्यूक्लिएटेड राइटोक्लोसाइट का नेम भी दिया जाता है। इनका जो साइज होता है वो 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है और ये स्मॉल राउंडेड और डेंस पर्पल ग्रैनुअल्स की शक्ल में सेल के अंदर जाहिर होते हैं। कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो इनके अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लियर रिमेनेंट है ना, न्यूक्लियस के जरे हैं, तो जो चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर है वो इनके अंदर भी होंगी। इनके अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और बाकी जितने भी न्यूक्लियस के जरे होते हैं, न्यूक्लियस के पार्ट होते हैं, वो सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। साइट्स इनकी क्या होती हैं, ये सर्कुलेटिंग एरिथ्रोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो एरिथ्राइड प्रिकर्सर्स होते हैं बोन मैरो के अंदर, जिन्होंने मिच्योर करके एरिथ्रोसाइट बनाने होते हैं, ये उन प्रिकर्सर्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनका डिजीज़ अगर इनकी बात करें तो इनसे जो है वो रैपिड और अबनॉर्मल रेड ब्लड सेल जो है वो फॉर्मेशन होती है, जो कि इनकी एक एसोसिएटेड डिजीज़ है। पैथोफिजियोलॉजी के लिहाज से देखें तो ड्यूरिंग मैच्योरेशन बोन मैरो के अंदर जो है ये एरिथ्रोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो नॉर्मली एक्सपेल करना होता है। ठीक है, लेकिन इनकी वजह से क्या होता है कि ड्यूरिंग मैच्योरेशन उनका न्यूक्लियस जो है वो एक्सपेल नहीं कर पाता। सम टाइम इनके अंदर जो है वो स्मॉल पोर्शन ऑफ डीएनए भी रिमेन होता है, जिसकी वजह से ये नेक्स्ट अपने आप को एक्टिव भी कर लेते हैं, डिवाइड भी करने लग जाते हैं। ये जी इस फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होते हैं रेड ब्लड सेल्स के अंदर। कंडीशंस की बात करें जी, इनसे जो है वो कौन कौन सी डिजीज़ एसोसिएटेड हैं। इनके साथ जो है ऑटोस्प्लेनोक्टोमी, यानी कि सिकल सेल एनीमिया की वजह से जो है वो स्प्लीन इतनी ख़त्म हो जाती है कि ऑटोमेटिकली वो जो है वो बॉडी के अंदर डिकम्पोज हो जाती है, उसको सर्जिकली रिमूव ना भी किया जाए। या फिर जो है वो सेफेरोसाइटोसिस, यानी कि ब्लड सेल की जो शेप होती है रेड ब्लड सेल्स की वो बाइकनकेव से स्फीयर शेप हो जाती है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, मलाइडोप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, स्वेयर हिमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, या फिर स्प्लेनोक्टोमी हो सकती है। ठीक है, डायग्नोज हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये पेरिफेरल ब्लड स्मेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, या फिर अगर राइट स्ट्रेन इसके ऊपर अप्लाई किया जाए, या फिर जो है वो न्यूक्लियस के जो रिमेनेंट्स हैं, अगर न्यूक्लियस के जो है वो रिमेनेंट्स पूरे ब्लड के अंदर नजर आ रहे हैं तो इट्स मीन के वो हॉवेल जॉवेल इंक्लूजन बॉडीज हैं। अगर इसके अलावा राइट स्ट्रेन जो है वो लिया जाएगा तो राइट स्ट्रेन से जो है वो पर्पल ब्लू कलर के नजर आएंगे, जिसकी वजह से इनको जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हैंड्स बॉडी।